हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। ये रिसर्च एप्टीट्यूड की पहली क्लास है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस सिस्टमेटिक तरीके से कराया जाएगा, प्लस 10 साल से भी अधिक के पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं और आप लोग सिलेबस को देख सकते हैं। इसमें हम लोग रिसर्च के मीनिंग्स, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। बात करते हैं रिसर्च की। तो रिसर्च जो है, रिसर्च जो वर्ड है, ये वर्ड दो शब्दों से मिलके बना है, री प्लस सर्च। ठीक है, जिसका हिंदी होता है पुनः खोज करना। री एंड सर्च का जो मतलब होता है वो होता है पुनः खोज करना। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलते रहती है। ठीक है, बात करें रिसर्च के डिफिनेशन की, तो इसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ अ न्यू नॉलेज और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू और क्रिएटिव वे। देखिए, हम लोग जो भी पढ़ेंगे रिसर्च में, उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च करने के पर्पज से ना पढ़ के यूजीसी नेट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को टैकल करने और यूजीसी नेट के पर्पज से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं रिसर्च की। तो रिसर्च की अगर डिफिनेशन की बात करें तो हम लोग बोल रहे हैं कि रिसर्च क्या है, तो क्रिएशन ऑफ अ न्यू नॉलेज और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। बोल रहा है कि नए ज्ञान की खोज करना, क्रिएशन ऑफ अ न्यू नॉलेज और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू और क्रिएटिव वे। ठीक है, तो बोला कि या तो आप नए ज्ञान की खोज करिए या फिर आप पुराने ज्ञान को, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसे नए और क्रिएटिव तरीके से यूज करिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिसर्च। ठीक है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम लोग। रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? देखिए, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक को 6 वर्ड से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? एक है सिस्टमैटिक, एक है ऑब्जेक्टिव, एक है लॉजिकल, एक है रिडक्टिव, एक है रेप्लीकेबल और अगला अगला है जनरलाइज्ड आउटकम। एक एक करके समझते हैं क्या होते हैं ये वर्ड्स। देखिए, बात करें सिस्टमैटिक का, तो रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। जैसे अगर बात करें हम लोग को कि हमें खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले मार्केट से सब्जी वगैरह लेके आते हैं, सब्जी धोते हैं, काटते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके रिसर्च करने के भी एक अपने स्टेप्स होते हैं कि हाँ भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है? एक प्रॉब्लम फाइंड करने हैं, फिर रिसर्च के लिए हमें लिटरेचर रिव्यू करना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू को अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो इस प्रकार से रिसर्च को करने के स्टेप बाय स्टेप तरीके होते हैं। आगे चल के इन स्टेप्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये होता है सिस्टमैटिक। तो एक कैरेक्टरिस्टिक इसका हो गया कि रिसर्च क्या होता है? सिस्टमैटिक होता है। अगला है ऑब्जेक्टिव। रिसर्च जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ये एक कंक्लूजन निकालता है, जो कि एक पॉइंट आउट होता है। वो कंक्लूजन क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, लंबा चौड़ा बात ना करके एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को बताता है कि भाई मैंने ये रिसर्च किया तो इसका ये कंक्लूजन आया। अगर साइंस है तो वो क्या करेगा? फैक्ट बताता है। और सोशल साइंस का रिसर्च है तो वो एक तरीका बताता है कि इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है कि रिसर्च जो होता है या फिर जो भी आप रिसर्च में जो भी बातें कर रहे हैं वो सब क्या होती है? लॉजिकल होती है। हर बात के पीछे कोई ना कोई तर्क होता है। ठीक है, बिना तर्क के कुछ भी बात हम लोग रिसर्च में नहीं करते हैं। तो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा वो है लॉजिकल। अगला कैरेक्टरिस्टिक है रिडक्टिव। रिडक्टिव का मतलब होता है कि जो रिसर्च होता है वो टू द पॉइंट होता है। लंबे चौड़े बढ़ा चढ़ा कर नहीं बात की जाते हैं, बल्कि यहाँ पे क्या की जाती है? कॉन्साइज वे में बात की जाती है और पूरी तरह से टू द पॉइंट बात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेप्लीकेबल। रेप्लीकेबल का मतलब होता है कि हमने जो भी रिसर्च किया वो इन फ्यूचर लंबे समय तक क्या हो? कारीगर हो, वो लंबे समय तक यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है, एक जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी हमें रिसर्च करनी है तो हम एआई पे रिसर्च कर रहे हैं, तो ये एआई जो है हमारा फ्यूचर है, तो ये हमारे लिए आगे चल के भी फायदेमंद होगा। पर अगर कोई पर्सन आता है और सीडी कैसेट के बारे में अगर रिसर्च कर रहा है, तो वो चीजें क्या हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है और उनका शायद अब कोई आगे यूज ना हो, क्योंकि हमारा जो अब कल्चर हो चुका है आईटी का, वो कहा जा रहा है? वो कहीं ना कहीं क्लाउड स्टोरेज की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा रिसर्च कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए रेप्लीकेबल। ठीक है, और लास्ट में लोग बात करते हैं जनरलाइज्ड आउटकम। जनरलाइज्ड आउटकम का मतलब है कि जो रिसर्च की गई है, जैसे हम लोग बात करें कि हम लोग कभी कभी मान लीजिए कि बिहार के लिए रिसर्च करें कि बिहार स्टेट में
एजुकेशन सिस्टम कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो जो हमारा कंक्लूजन निकल के आए वो पूरे बिहार के लिए क्या हो, इक्वली अप्लीकेबल हो, हर जगह अप्लाई किया जा सके, हर जगह के लिए वो फिट बैठ रही हो वो रिसर्च, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिहार के 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट में वो ठीक है, फिर अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो वो वहां के लिए सुटेबल नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये क्या होता है, एक जनरलाइज्ड आउटकम होती है, एक जनरल निकलती है जो कि सबके लिए क्या हो जाती है, इक्वली हो जाती है, ठीक है। तो ये बात की हम लोग रिसर्च के ऊपर। तो बात करें रिसर्च की, तो रिसर्च का हम लोग डिफिनेशन की बात की कि क्रिएट करना नए नए इंफॉर्मेशन को, या फिर पुराने इंफॉर्मेशन को ही हम लोग जब नए और क्रिएटिव तरीके से यूज करते हैं तो वो हमारा रिसर्च कहलाता है, ठीक है। रिसर्च कैसा प्रोसेस है, तो रिसर्च एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जब हम बात किए कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो यहां से आया था कि रिसर्च जो होता है वो सिस्टमैटिक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, लॉजिकल होता है, रिडक्टिव होता है और रेप्लीकेबल होता है, और इसमें जनरलाइज आउटकम निकल के आते हैं। यहां से पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप इन 6 पॉइंट्स को याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग रिसर्च के टाइप्स पे। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि रिसर्च में हम लोग टू द पॉइंट ही बात करेंगे, तो जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक एक करके रिसर्च टाइप्स। रिसर्च टाइप से लगभग एक क्वेश्चन हर सेट में देखे जाते हैं, ठीक है। तो इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जो भी रिसर्च टाइप है उनके नाम से ही उनके डिफिनेशन लगभग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके हम लोग। पहला जो टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, तो डिस्क्राइब अ सिचुएशन, सब्जेक्ट, बिहेवियर और फिनोमिनन, ठीक है। जब हम लोग किसी सिचुएशन को या फिर किसी सब्जेक्ट को, किसी बिहेवियर को या फिनोमिनन को जब हम लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसकी व्याख्या कर रहे होते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग आंसर ढूंढते हैं कुछ WH वर्ड्स का जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो, तो वो है हु, व्हाट, वेयर, वेन और हाउ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें हु का आंसर ढूंढते हैं, हम लोग देखते हैं व्हाट का आंसर ढूंढते हैं, वेयर का आंसर ढूंढते हैं, वेन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हाउ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन सबकी व्याख्या कर रहे होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इन दोनों के बारे में हम लोग आगे चल के डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको यहीं छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च समझ में आ गया। इसके क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा टाइप का रिसर्च है जो कि हु का, व्हाट का, वेयर और व्हेन, हाउ का आंसर देता है, तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। और ये डिस्क्राइब करता है चीजों को। अगला जो टाइप है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये एक लैब के अंदर होता है, ठीक है। जैसे साइंस वाले जो भी रिसर्च होते हैं, साइंस के स्टूडेंट जब लेबोरेटरी में जाकर अपना रिसर्च कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और ये लैब के अंदर होता है, और लैब एक प्रकार का कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। वहां का वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, वहां पे लाइटनिंग कितनी होगी, ठीक है, वहां पे नमी की मात्रा क्या होगी, तो इन सब चीजों को क्या की जाती है, वहां पे कंट्रोल कर ली जाती है लैब के अंदर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कि जब कोई रिसर्च एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर हो रही हो, एक लैब के अंदर हो रही हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है हाइपोथेसिस और वेरिएबल्स का। क्या होते हैं हाइपोथेसिस और वेरिएबल्स, इसको हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आप अपने रिसर्च के लिए कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं, कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट, जो कि आगे चल के टेस्ट करते हैं आप, और बताते हैं कि ये जो मैंने स्टेटमेंट सोचा था वो सही है या गलत है, ठीक है। और उसी स्टेटमेंट के अंदर आप कुछ पॉइंट्स पे बात कर रहे होते हैं, उन पॉइंट्स को आप मेजर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, तो वो होते हैं वेरिएबल्स। जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करें, तो हम बात कर रहे हैं कि चाय में जितनी अधिक चीनी डाली जाए उतनी ही उसकी मिठास बढ़ती है। तो यहाँ एक चाय है, और चाय में 2 वेरिएबल्स हैं, एक है चीनी और दूसरा है उसका मिठास। तो चीनी की मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे मिठास भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये दोनों घट बढ़ सकते हैं। जैसे कि चीनी की मात्रा हम कम करते जाएं, तो हमारी मिठास भी क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। तो ये जो हमारा सेंटेंस था कि चाय में जितनी अधिक चीनी डाली जाएगी उसकी मिठास उतनी ही अधिक होगी, तो ये मेरा पूरा का पूरा एक हाइपोथेसिस है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो है चीनी और उसकी मिठास, ठीक है। ये दोनों आपस में घट बढ़ सकते हैं,
ठीक है। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और इसे एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च। पिछले एग्जाम में इसको कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च से ही पूछ दिया गया था कि इनमें से कौन सा रिसर्च है जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च है। तो इतना समझिए कि एक ऐसा रिसर्च जो कि लैब के अंदर होता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर होता है, उसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ही कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च देखते हैं, कारण और प्रभाव की क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। क्या होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में बोला कि यूज टू डिस्कवर डिटेल्स अबाउट व्हाई समथिंग अकर्स। ठीक है, बात कर रहा है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि खोजते हैं किस चीज के बारे में, व्हाई का आंसर खोजते हैं कि कोई चीजें क्यों होता है। ठीक है, कोई घटना घटी तो क्यों घटी, जब हम लोग क्यों का आंसर ढूंढते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है, उसने ऐसा क्यों किया, तो जब हम लोग क्यों का आंसर ढूंढ रहे हैं, क्यों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे दो एक जैसे सिमिलर है WH वर्ड से, एक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और दूसरा है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सभी चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है, हु को, व्हाट का, वेयर, व्हेन, हाउ। लेकिन यहाँ से एक वर्ड है जो कि वाई है, और वाई कहा जाता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। ठीक है, देखिए हम लोग कुछ कीवर्ड्स भी देखते जाएंगे जिससे ताकि चीजों को हम याद कर पाए, रिलेट कर पाए। देखिए वाई में भी WH वाई लास्ट में वाई आ रहा है, और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में भी वाई आ रहा है। ठीक है, तो WH वर्ड का एकमात्र वर्ड है जिसमें लास्ट में वाई आ रहा है, तो वाई का आंसर कौन देता है, एक्सप्लेनेटरी देता है, इसमें भी वाई आ रहा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं है। और इसके अलावा जितने भी टाइप्स के WH वर्ड है उनका आंसर कहां ढूंढते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ढूंढते हैं। तो मे भी ऐसे चीजें आपको रिलेट कर पाए और याद रह जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को। क्या होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? देखिए बोला कि इन्वेस्टिगेट रिसर्च प्रॉब्लम दैट हैव नॉट प्रीवियसली बीन स्टडी इन डेप्थ, कि एक ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम जिसको इससे पहले कभी डेप्थ में स्टडी नहीं की गई है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि मैंने कभी नालंदा विश्वविद्यालय को देखने नहीं गया हूं, ठीक है, मैं दिल्ली का कुतुब मीनार कभी नहीं देखा हूं, तो हम पहली बार अगर इन स्थानों पे जाके और घूमते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि चीजों को हम एक्सप्लोर करने आए हैं। ठीक है, हम नालंदा विश्वविद्यालय को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज को पहली बार देखते हैं, या फिर जब एक ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम जिसको हम लोग पहली बार डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं, इससे पहले उस पर कभी डेप्थ में स्टडी नहीं की गई है, तो ऐसे रिसर्च को नाम दिया जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक कंफ्यूजन और आप लोगों की दूर करते चले हम साथ ही साथ, कि एक जो रिसर्च हो रही है वो कई टाइप्स के रिसर्च को फॉलो कर सकती है। हो सकता है कि वो सेम रिसर्च एक्सप्लोरेटरी के भी कैटेगरी में आता है और डिस्क्रिप्टिव के भी कैटेगरी में आता है। ऐसा नहीं है कि जो भी रिसर्च के हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो बस उनके कैरेक्टरिस्टिक उन रिसर्च के हो सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या करने का तरीका है, मेथोडोलॉजी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रिसर्च इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स मेथड ऑफ रिसर्च हम लोग करते हैं, तो ऐसे समझते हैं। फिलहाल हम लोग टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला आता है एक टाइप फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होती है, इसमें हम लोग संभावनाओं का अध्ययन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मौसम विज्ञान है, तो मौसम विज्ञान करता है कि हो सकता है कल सुबह में बारिश होने की संभावना 70 से 80% है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉसिबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं कि कितना पॉसिबिलिटी है। तो जब हम लोग पॉसिबिलिटी को स्टडी कर रहे होते हैं, उसी पॉसिबिलिटी का स्टडी को हम लोग बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, इसे पायलट स्टडी के नाम से भी जानते हैं। यहां से क्वेश्चन बन चुका है कि पायलट स्टडी किसे बोलते हैं, तो पायलट स्टडी फिजिबिलिटी स्टडी को या फिर पॉसिबिलिटी स्टडी को बोलते हैं। हम लोग संभावनाओं का अध्ययन करते हैं पायलट स्टडी में। आप लोग देखे होंगे कोई अगर गवर्नमेंट की नई नई प्रोजेक्ट आती है तो वो क्या करती है, एक लिमिटेड जगह में, एक लिमिटेड एरिया में उसे सबसे पहले अप्लाई किया था। जैसे भारत में 5G लॉन्च हुआ तो कुछ शहरों में ही उसे सबसे पहले स्टार्ट किया गया और देखा गया वहां का रिजल्ट, फिर धीरे धीरे क्या किया गया, उसका विस्तार कर दिया गया पूरे भारत में। ठीक है, तो ये होता है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी, पायलट स्टडी। नेक्स्ट जो है वो है छठा फंडामेंटल रिसर्च। देखिए रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च को देखने से ही लगता है कि हाँ ये रियल रिसर्च है। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट लेवल रिसर्च भी बोलते हैं, इसे बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, या फिर इसे प्योर रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। तो इसके ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे। फंडामेंटल नाम से ही दिख रहा है कि फाउंडेशन है भाई। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट लेवल रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है, या प्योर रिसर्च है। इसका डिफिनेशन की बात करें तो बात कर रहा है कि टू इंप्रूव द साइंटिफिक थ्योरी फॉर इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्शन
ऑफ नेचुरल और अदर फिनोमिनन। बोला कि इसका काम क्या है फंडामेंटल रिसर्च का, तो इसका काम है साइंटिफिक थ्योरी को इंप्रूव करना, साइंटिफिक थ्योरी डेवलप करना, ताकि किसी भी नेचर को, किसी भी फिनोमिनन को, किसी घटना को हम लोग क्या कर सके, उसको बेहतर तरीके से समझ सके, उसे बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है, तो चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए, घटनाओं को समझने के लिए जब हम लोग एक साइंटिफिक थ्योरी डेवलप करते हैं, एक कंक्लूजन निकाल के लाते हैं, एक थीसिस डेवलप कर रहे होते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, तो फंडामेंटल रिसर्च का कॉन्सेप्ट ये था, इसको ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल रिसर्च से ही रिलेटेड एक अगला रिसर्च आता है जो कि थोड़ा सा उससे अपोजिट टाइप आता है, इसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड लेवल रिसर्च। देखिए, फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग बोल रहे थे फर्स्ट लेवल रिसर्च, और अप्लाइड रिसर्च को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लेवल रिसर्च। इसमें क्या होता है कि मौजूदा समस्याओं का समाधान खोजने के संदर्भ में ये रिसर्च होता है। ठीक है, जैसे कोई भी किसी सोसाइटी, कोई सोसाइटी है, वहां पे मान लेते हैं कि एक प्रॉब्लम है कि वहां की जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं है, तो वहां की एजुकेशन सिस्टम को कैसे सही किया जाए, जब इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जाके वो एक प्रोसेस डेवलप करते हैं कि इस प्रोसेस से यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो सकता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग फर्स्ट लेवल रिसर्च बोलते हैं, और अप्लाइड रिसर्च को हम लोग सेकेंड लेवल रिसर्च बोलते हैं। यहां से कीवर्ड याद रखिए अप्लाइड रिसर्च में, कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये होता है अप्लाइड रिसर्च। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है इंटरप्रेटिविज्म का। ठीक है, देखिए इंटरप्रेटिविज्म और एपिस्टेमोलॉजी, इन दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। इंटरप्रेटिविज्म क्या होता है, इंटरप्रेटिविज्म में एम्फेसाइज की जाती है अंडरस्टैंडिंग को, बोल रहा है कि एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्टिव मीनिंग, एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना कि किसी पर्सन के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में जब हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग, जैसे कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, तो जब हम लोग किसी पर्सन के बारे में समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, उसके बारे में समझ डेवलप करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटिविज्म। क्लियर है। एक होता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीधे सीधे कि स्टडी ऑफ नॉलेज को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ नॉलेज को हम लोग बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं कि हाउ वी नो एंड व्हाट वी नो। जैसे मान लेते हैं कि मानव सभ्यता पहले क्या करती थी, पहाड़ों में, जंगलों में रहती थी, और उस जंगल से आके आज मॉडर्न सिविलाइजेशन में रहना शुरू की है। तो ये जो इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर किए, वो कैसे धीरे धीरे गैदर करते गए। ठीक है, तो जब हम लोग के पास कोई इंफॉर्मेशन है और वो कैसे आ रही है, हम लोग जब ये जानने की कोशिश करते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। क्लियर हुआ। तो ये था एपिस्टेमोलॉजी। अगला एक रिसर्च आता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। क्या होता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, बड़ा कि डिफाइंड एज अ मेथोडोलॉजी टू ऑब्जर्विंग एंड एनालाइज ऑलरेडी प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन अ गिवन टॉपिक। बड़ा कि जब हम लोग एक मेथोडोलॉजी को डेवलप करते हैं, कोई भी जो कि एक ऑलरेडी प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन है किसी टॉपिक के बारे में, और जब हम उस टॉपिक को समझने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए एक मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, एक अलग अलग मेथड को डेवलप करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक मैथ का क्वेश्चन है, तो उस मैथ के क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। कोई एक तरीका से बना सकता है, कोई 2 या 3 तरीके से भी उसे टैकल कर लेता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोनों या तीनों, तो ये कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को समझना है हमें, ठीक है, तो उनको समझने के लिए किस मेथड को लगा रहे हैं, कौन सा अप्रोच हम लोग बना रहे हैं, या फिर उसके लिए जब मेथोडोलॉजी या अलग अलग मेथड डेवलप करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। क्लियर है। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, मेथोडोलॉजी डेवलप होती है। क्लियर हुआ। अगला आता है हमारा इंपेरिकल रिसर्च। क्या होती है इंपेरिकल रिसर्च, इसको समझते हैं। देखिए इंपेरिकल रिसर्च की बात करें तो ये होती है बेस्ड ऑन द रिसर्चर्स ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होती है, ये जो बेस्ड होती है वो रिसर्चर्स के अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहां पे इंपेरिकल रिसर्च आपका, तो ये होता है इंपेरिकल रिसर्च। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टाइप है वो है क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो हम लोग एक साथ समझते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को और क्वांटिटेटिव रिसर्च को। ठीक है, देखिए जब एक ऐसा रिसर्च जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल डाटा का यूज करते हैं,
ठीक है। जैसे जो भी साइंस के रिसर्च होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग नंबर्स का यूज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज करते हैं। परंतु एक तरफ हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग सोशल साइंस में रिसर्च करने जाते हैं तो वहां पे न्यूमेरिकल को नहीं देखते, हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात नहीं करते हैं, बल्कि वहां पे हम लोग सोसाइटी के स्टेटमेंट्स को समझते हैं, वहां पे एक प्रोसेस पे बात कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन्हीं बेसिस पे ये दो प्रकार के रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो यहां पे क्या होता है कि ये मेजर यूज्ड इन सोशल साइंस। क्वालिटेटिव रिसर्च कहां, सोशल साइंस में बात हो रहा है, मतलब कि सोशल साइंस के अंदर क्वालिटी पे बात हो रही है, यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा की बात नहीं की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिसर्चर्स होते हैं वो कैसे अपना डेटा लेते हैं, कैसे कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों से जाके इंक्वायरी करते हैं, उन लोगों से जाके प्रश्न पूछते हैं। वो अपने रिसर्च के दौरान क्या करते हैं कि इंटरव्यू लेते हैं अलग अलग लोगों से जाके और उनका राय जानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो वो क्वेश्चन बनाते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे अभी कुछ थोड़ी देर में। तो वो क्या करते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से, किसी पर्सन के डायरीज के माध्यम से, जनरल से डेटा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, अपने रिसर्च को करते हैं वो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का, तो ये यूनिक केस ओरिएंटेशन है। जैसे मान लेते कि हम गए थे किसी सोसाइटी के अंदर ये पता करने कि भाई वहां की एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं है, तो हम केवल और केवल एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे, ना कि वहां जाके ये देखना शुरू करेंगे कि यहाँ तो भूखमरी भी है, ठीक है, यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम यूनिक केस ओरिएंटेशन रहेगा। हम एक केस पे गए हैं बात करें तो उस पर लगभग बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो होती है वो इंडक्टिव होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए इंडक्टिव और डिडक्टिव में। इंडक्टिव का मतलब है कि यहाँ हम लोग पहले क्या करेंगे कि चीजों को देखेंगे, नोट आउट करेंगे, ठीक है, और उससे एक क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंडक्टिव रिसर्च। इसको आगे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, अगला है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव का मतलब कि जब हम लोग रिसर्च करने गए हैं तो जिन लोगों से भी डेटा ले रहे हैं उनके प्रति सेंसिटिव है। ऐसा नहीं है कि किसी की पर्सनल डेटा को हम लोग क्या करें, शेयर कर दे, लीक कर दें। ठीक है, तो प्राइवेसी मेंटेन रखेंगे हम लोग। ये कंटेंट सेंसिटिव होता है, ये चीजों के बारे में ही बात करता है जिससे इस रिसर्चर्स को काम होती है। ठीक है, तो ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा का यूज होता है। ठीक है, और यूज होता है इसमें क्या, कैसे, किस चीजों में, तो किसी चीज के पैटर्न को जानने के लिए, एवरेज जानने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए, ठीक है, या फिर कॉजुअल रिलेशन और टेस्ट के लिए इसका यूज होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमें ये पता करना है कि अगर एक बच्चा है जो कि 1 साल में उसकी हाइट 1 फीट है, ठीक है, 2 साल में उसका जो हाइट है वो 1.5 फीट हो गई, ठीक है, उसके बाद 3 साल में देखें कि वो 2 फीट का हो जा रहा है, तो हम एक पैटर्न बना सकते हैं कि 1 साल में इसका जो हाइट है वो आधे फुट से क्या हो रहा है, आधे फीट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक पैटर्न हम लोग बना सकते हैं, एक एवरेज निकालते हैं। जैसे हम लोग गए क्लास में और देखे कि क्लास 6 है और इसमें जो बच्चे हैं वो एक बच्चा है 10 साल का, सॉरी, एक बच्चा है जो कि मान लेते हैं कि 20 kg का है, एक 22 kg का है, एक 24 kg का है, एक 18 kg का है। तो हम लोग बोलते हैं ऐसे कि हाँ भाई इसमें जो एवरेज बच्चे हैं वो 20 kg के आसपास के बच्चे हैं। तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। ठीक है, और ये जो होता है वो इसका यूज लगभग साइंस में होता है। क्लियर है, तो देखिए यहां से जो चीजें याद रखनी है, बस आपको इतना याद रखना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डेटा का यूज नहीं होता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डेटा का यूज होता है। ठीक है, बात कर रहे थे हम लोग ओपन एंडेड की। देखिए जो क्वेश्चनायर हम लोग बनाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। क्या होता है ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए अगर एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर, जो आंसर उत्तर देने वाला पर्सन है, ठीक है, वो अपने मन से जब देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन एंडेड। जैसे हम किसी से जाके पूछें कि आपने मान लेते हैं कि आपने एक बाइक खरीदा है, तो इस बाइक का आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो वो अपने मन से उसका आंसर बता रहा है कि ये चलाने में स्मूथ है या फिर ऐसे कंफर्ट है, ये वो। ठीक है, तो जो चीजें बता रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये मेरा ओपन एंडेड है। परंतु जाके हम उससे सीधे पूछे कि इस बाइक से आप कितने सेटिस्फाई हैं, वेरी सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, एवरेज या बिलो सेटिस्फाई। ठीक है, तो ऐसे अगर हम रैंकिंग कर दे कि इसको आप कितना रेटिंग दे रहे हैं, 1 2 3 और 4, उसको अगर हम ऑप्शन दे रहे हैं तो वो हो जाता है मेरा क्लोज एंडेड। जैसे अगर इसको हम आम भाषा में समझें तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो क्लोज एंडेड कहलाते हैं।
वो क्या हो जाते हैं, क्लोज एंडेड, क्योंकि वहां पे आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं और उन्हीं में से आपको एक टिक करना है। लेकिन जो हमारे सब्जेक्टिव आंसर होते हैं, जिसका आंसर हमें अपने वर्ड्स में लिखना होता है, वो क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है ओपन एंडेड का और क्लोज एंडेड का। ठीक है। एक होता है मिक्स मेथड ऑफ रिसर्च। मिक्स मेथड रिसर्च का मतलब होता है कि जब रिसर्चर अपने रिसर्च के दौरान क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव दोनों का यूज करता है, तो उसके रिसर्च को हम लोग बोलते हैं मिक्स मेथड ऑफ रिसर्च। और लगभग रिसर्चर मिक्स मेथड ऑफ रिसर्च को ही अपनाते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ती है क्वालिटेटिव की और कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है क्वांटिटेटिव की भी। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिक्स मेथड ऑफ रिसर्च। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है एथनोग्राफी। क्या होता है एथनोग्राफी, इसको समझते हैं। बात करें एथनोग्राफी की, तो एथनोग्राफी जितने, देखिए ये क्वालिटेटिव टाइप का रिसर्च है। ठीक है, ये सोशल साइंस में रिसर्च होता है और क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च के ही अंदर आता है। ठीक है, एथनोग्राफी का एक खास गुण ये है कि इसमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है हमें। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे थोड़ा देर में। देखते हैं पहले एथनोग्राफी क्या है। देखिए, एथनोग्राफी जो है ये रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जो किसी खास कम्युनिटी पर की जाती है। ठीक है, जब किसी खास समुदाय पे जाके हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं एथनोग्राफी। जैसे मान लेते हैं कि हम जाके एक गोंड जनजाति है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, उस पे या फिर भील जनजाति पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जाके रिसर्च कर रहे हैं कि इनका कल्चर कैसा है, इनका रहन सहन क्या है, सहन क्या है, ठीक है, इनका बातचीत करने का तरीका क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है इनकी, इनके पहनावे कैसे हैं। ठीक है, तो जब हम इन चीजों पे रिसर्च करते हैं या फिर उन्होंने अपना डेवलपमेंट कैसे किया, इन चीजों पे जब जाके रिसर्च कर रहे हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं एथनोग्राफी। ठीक है, लेकिन ये एथनोग्राफी का शर्त क्या होता है, इसको आइडियल ये स्टेज पे कब आता है कि जब हम लोग ऑब्जर्विंग पीपुल इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, जब हम लोगों को जाके ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लेकिन कब, ऐसा नहीं कि उनको अपने यहाँ बुलाकर स्टूडियो में बैठा कैसे उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, ऐसा नहीं। हम गए उनके सोसाइटी में, उनके साथ घुल मिल के रहने लगे और तब जाके क्या कर रहे हैं, उनपे रिसर्च कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे देखिए आप कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए उसी में से एक रिसर्चर है, ठीक है, उनके मोहल्ले में जाके वो बैठा हुआ है, उनके घर के में जाके बैठा हुआ है और उनको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऐसे रिसर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, एथनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा एथनोग्राफी। अब देखिए इसमें आता है, रिसर्च एथिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे इन चीजों को, एक आता है प्री इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इन एथनोग्राफी। क्या होता है प्री इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, होता है कि उस समुदाय को पूर्व सूचित करके उन पर शोध करना, यही क्या कहता है, प्री इन्फॉर्म्ड एथनोग्राफी कहलाता है। अब देखिए प्री इन्फॉर्म्ड एथनोग्राफी में हो क्या रहा है, थोड़ा सा समझते हैं इसको डीप में। जैसे मान लेते कि हम गए किसी जनजाति क्षेत्र में और उस जनजाति पे हम क्या सोच रहे हैं कि हमें रिसर्च करना है। ठीक है, तो हम गए और उनसे जाके बोले कि देखिए ना, मुझे रहने का यहाँ कुछ जगह नहीं मिल पाया, तो क्या हम आपके यहाँ 5-10 दिन रुक जाएं। तो उनमें से कोई है जो कि बहुत ही दयालु पर्सन, वो बोले कि ठीक है आप मेरे यहाँ रह जाइए। ठीक है, तो हम उनके यहाँ रह रहे हैं और उन पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बताए नहीं है। पर सोचिए कि क्या होगा अगर लास्ट दिन उनको ये पता चला कि हम कोई मजबूर नहीं थे, बल्कि हम उन पर रिसर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके भावनाओं को ठेस पहुंचे। ठीक है, तो इस चीजों को ही, इन चीजों से बचाने के लिए क्या होती है, प्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन इथनोग्राफी का कॉन्सेप्ट होता है कि आप जाइए और उन्हें बता दीजिए कि भाई हम आप पे रिसर्च करने आए हैं और हम आपसे जो डेटा लेंगे इसका यूज हम अपने रिसर्च में करेंगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उनसे कॉन्सेंट ले लीजिए, अगर वो अपना कॉन्सेंट देते हैं तब ही आप जाके उन पर रिसर्च करिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्री इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इन इथनोग्राफी। अब देखिए इसमें होता क्या है कि एक खतरा बन जाती है कि अगर आप लोगों को इन्फॉर्म करके जाके रिसर्च कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनका जो आंसर है वो क्या हो, बदल जाए। ठीक है, हो सकता है कि वो अब अपने अकॉर्डिंग नहीं बल्कि आपके अकॉर्डिंग क्या करना शुरू कर दें, आंसर देना शुरू कर दें, या फिर उनका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाए। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं इलेक्शन में कि कभी कभी इलेक्शन में मीडिया वाले किसी गरीब मोहल्ले में जाते हैं और वहां पे एक चीज देखने को मिलती है हमें कि वो लोग ये समझ लेते हैं ना कि ये भी मंत्री जी के ही आदमी हैं और वो उन्हें अपना प्रॉब्लम बताना शुरू कर देते हैं कि मेरे यहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, चापाकल की व्यवस्था नहीं है, या फिर जो भी चीजें हैं। तो ये चीजें होती हैं, ये निष्कर्ष में थोड़ा सा अपना इफेक्ट दिखा सकता है। ठीक है, हालांकि बात करें इथनोग्राफी के तो द हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्यों बात करें हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी की, तो एथनोग्राफी इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल रिसर्च इन ऑल टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। क्यों, तो कारण बताया गया है कि इट अलाउज द पर्सनलाइज एंड कॉन्टेक्चुअल रेफरेंसेज।
इसमें क्या होता है ना कि रिसर्चर खुद चीजों को महसूस करता है। जैसे हम लोग अभी बात करते हैं एम्पेरिकल रिसर्च के बारे में, ठीक है। तो रिसर्चर खुद क्या करता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है और अपने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अपने पर्सनल ओपिनियन को क्या करता है, वो लिख पाता है अपने रिसर्च में। इसीलिए बोलते हैं इसको कि सबसे ज्यादा ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। एक होता है ऑटो इथनोग्राफी, ठीक है। ऑटो इथनोग्राफी क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ऑटो इथनोग्राफी की बात करें तो इसमें बोला है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड राइटिंग टू एक्सप्लोर पर्सनल एक्सपीरियंस। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब कोई पर्सन अपने ही समुदाय पे, जैसे मान लेते कि हम किसी जनजाति में गए थे रिसर्च करने, पर हुआ क्या कि उसी जनजाति से एक पर्सन आता है निकल के और वो अब चले जाता है पीएचडी करने या फिर वो बन जाता है रिसर्चर, और वो सोचता है कि हम कहीं और नहीं बल्कि अपने ही सोसाइटी पे, अपने ही कम्युनिटी पे क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो जब वो पर्सन जाके अपने ही कम्युनिटी पे रिसर्च करता है और फिर अपना रिफ्लेक्शंस दिखाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटो इथनोग्राफी, मतलब कि अपने ही समुदाय पे रिसर्च करना। क्लियर हो गया ऑटो इथनोग्राफी, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट इथनोग्राफी का। इथनोग्राफी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ही आता है, ठीक है। अगला एक टाइप है हिस्टोरिकल रिसर्च। क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च, इसको देख लेते हैं हम लोग। हिस्टोरिकल रिसर्च में होता है कि जब हम लोग अतीत के घटनाओं पर स्टडी करते हैं, ठीक है, जो भी पास्ट इवेंट्स है, पास्ट के घटनाओं पे हम लोग अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि उनका वर्तमान में या फिर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि पास्ट इवेंट का क्या इफेक्ट दिख रहा है अभी प्रेजेंट में, या फिर इन फ्यूचर क्या उसका इफेक्ट दिख सकता है। जब हम इन चीजों पर स्टडी करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। जैसे बात करें कि मुगल एम्पायर भारत में थी, तो मुगल एम्पायर में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो थी, वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है अभी के प्रशासनिक व्यवस्था पे, या फिर फ्यूचर में भी क्या पड़ने वाला हो पड़ेगा। इसको जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर कुछ टर्म्स आते हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। एक आता है आर्काइवल रिसर्च। आर्काइवल रिसर्च बोलते हैं हम लोग कि जब हम लोग अभिलेखों या पांडुलिपियों पर शोध करते हैं, या फिर कुछ पुराने मटेरियल्स हमें मिल गए, कुछ रिकॉर्ड्स मिल गए, कुछ बुक्स मिल गई, ठीक है, तो इन पे जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो उसको ही हम लोग बोलते हैं आर्काइवल रिसर्च। जैसे कि आप लोग देखे होंगे पुराने पुराने पांडुलिपि मिलते हैं, ठीक है, जो पुराने बुक हैं, ताम्रपत्र मिल जाते हैं। जब हम लोग उन चीजों पे रिसर्च करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्काइवल रिसर्च। उसके बाद इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर जो आप डेटा लेते हैं ना, उसको भी हम लोग दो भाग में कैटेगराइज करेंगे। हालांकि इसको आगे भी पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में। कर यहां देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर क्या होता है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, इन पे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बात करें प्राइमरी सोर्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो बोला कि उन घटनाओं को अपने आंखों देखे व्यक्ति द्वारा लिखे दस्तावेज, जब हम लोग उससे डेटा लेते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च। जैसे अभी कोविड आया, ठीक है, कोविड का पैंडेमिक अभी कुछ दिन पहले आया था, जिसे हम लोग अपने आंखों देखे हैं, ठीक है। तो अभी अगर क्या करें कि हम लोग से कोई मान लेते हैं कि आज से 50 साल 60 साल बाद कोई रिसर्चर आता है और वो रिसर्च कर रहा है कोविड के टाइम को, ठीक है। तो कोविड टाइम पे आके रिसर्च करता है और हम लोग से डेटा लेता है, हम लोग के जनरेशन से डेटा ले रहा है, तो वो क्या होगा, उसके लिए वो प्राइमरी सोर्स है। या फिर जो हम लोग डायरी लिखे हैं उनसे जो डेटा वो लेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी सोर्स होगा, ठीक है। लेकिन वो अब एक डेटा लेकर रिसर्च कर दिया और उससे मान लीजिए कि और 100 साल 150 साल बाद एक रिसर्च हो रहा है, और जब वो रिसर्चर इस वाले रिसर्चर से क्या किया, डेटा ले रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर ब्रिटिश पीरियड के कोई दादाजी हमें मिल जाए, ठीक है, कोई ऐसे पर्सन है जो कि साल 100 100 150 100 110 साल से वो अभी हैं, तो उनसे जाकर हम लोग बात करते हैं कि अंग्रेजों का कैसा समय था, ठीक है। तो अगर उनसे हम लोग डेटा ले तो ये हमारे लिए प्राइमरी सोर्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि मान लेते हैं कि अब कोई पर्सन है जो कि रिसर्च किया है, हमारा सीनियर है जो कि रिसर्च किए हैं ब्रिटिश काल पे, और जब हम लोग रिसर्च के दौरान उनके रिसर्च से कुछ डेटा ले रहे हैं तो क्या हो जाता है, हमारा सेकेंडरी सोर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये था हिस्टोरिकल रिसर्च, कुछ खास नहीं था इसमें। आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो हमारा रिसर्च है वो है कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस। बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस की। देखिए इसमें नाम में ही दिख रहा है आपको टेक्स्ट, ठीक है, तो किसी टेक्स्ट को एनालिसिस करना है। देखिए क्या बोल रहा है, बोला कि क्वांटिफाई एंड एनालाइज द प्रेजेंट मीनिंग एंड मीनिंग, सॉरी बोला यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ठीक है, देख रहे हैं, बोला कि क्वांटिफाई एंड एनालाइज द प्रेजेंट मीनिंग एंड रिलेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स।
ठीक है, ये भी क्वालिटेटिव डेटा के अंदर ही आता है, क्वालिटेटिव रिसर्च के ही अंदर आता है। इसमें की जाती है क्या कि हम लोग जब किसी अनजान टेक्स्ट को डिकोड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अशोक हैं, उनके कुछ शिलालेख हैं और उनको अभी पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, डिकोड किया था। तो ऐसे ही जब किसी ऐसे टेक्स्ट को जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है और उनको हम लोग जब डिकोड करते हैं, तो ऐसे रिसर्च को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस रिसर्च, ठीक है। इसमें क्या क्या टर्म आते हैं थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। देखिए, कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस के अंदर क्या होता है, कोडिंग की जाती है और कोडिंग शेड्यूल की जाती है। कोडिंग और कोडिंग शेड्यूल का मतलब क्या है कि अक्षरों को कोड में व्यक्त करना, अक्षर लिखा गया है यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ठीक है, अक्षरों को कोड में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, कोडिंग इन कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस, ठीक है। और उन्होंने क्या कहते हैं, कोड कैटेगराइज की जाती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोडिंग शेड्यूल, ठीक है। जब कोड को कैटेगराइज की जाती है, कैटेगराइजिंग एंड लेबलिंग द डेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग शेड्यूल। और इसमें क्या कहते हैं कि एक जैसा जो सिमिलर कोड्स हैं उनको एक तरह से अरेंज कर दी जाती है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस में कुछ और नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्वांटिफाई करते हैं या एनालिसिस करते हैं किसी भी वर्ड्स के, किसी सर्टेन वर्ड्स के या फिर रिलेशन के प्रेजेंट मीनिंग को, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस। आगे देखते हैं हम लोग केस स्टडी। क्या होती है केस स्टडी? केस स्टडी में क्या होता है कि किसी खास केस पर हम लोग क्या करते हैं, इस पे स्टडी करते हैं। एक ये भी जो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च है वैसे ही, लेकिन उसमें क्या होता है कि पीछे की घटनाओं को, लेकिन इसमें हम लोग किसी एरा की नहीं बात करते हैं, बल्कि किसी घटना, किसी पार्टिकुलर केस की बात करते हैं। और उस एक ऐसा केस पे हम लोग स्टडी करते हैं जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो, जिनसे डेटा ली जा सके, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या लिखा गया है। बोला कि किसी केस पर हम लोग कुछ पार्टिसिपेंट्स की जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर उसे निष्कर्ष निकालते हैं, और ये जो निष्कर्ष है ये सभी भावी निष्कर्ष में एज ए हाइपोथेसिस काम करता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि एक मान लेते हैं कि एक घटना घटी है, कहीं पे दंगा हुई है, तो वो दंगा क्यों हुई, ठीक है, क्या कारण था, और फ्यूचर में ऐसे दंगा ना हो इसके लिए क्या किया जाए, और उस दंगा को कैसे दबाया गया था, इन सब चीजों पे हम लोग स्टडी करते हैं। और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से हम लोग जाके डेटा लेते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी में याद क्या रखना है आपको, सिंपल सी चीजें हैं जो कि क्वेश्चन बन सकती है। पहला तो ये कि ये किसी खास केस की बात करता है, दूसरा ये इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज ये कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है, ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो ये पार्टिकुलर होता है। अगर एक केस स्टडी करने गए तो एक ही की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, और ये भी इंडक्टिव होता है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे अभी इंडक्टिव रिसर्च को, ठीक है। तो पार्टिकुलर होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, और इंडक्टिव रिसर्च होता है, ठीक है। तो यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। आप इन तीनों पॉइंट्स को नोट आउट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। केस स्टडी कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगला है ग्राउंडेड स्टडी। ग्राउंडेड स्टडी कुछ खास नहीं है, बात इतना है कि मौजूदा डाटा पे, ठीक है, मौजूदा डाटा पर जब हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंडेड स्टडी। जैसे जाके हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्राउंड पे जाके और देख रहे हैं चीजों को, और वहां पे जो चीजें अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम जब कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंडेड स्टडी, ठीक है। ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है, ये भी इंडक्टिव रिसर्च होता है, और इसमें थ्योरी क्रिएशन की जाती है। इसका यूज किसके लिए की जाती है, थ्योरी क्रिएशन। यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है कि ग्राउंडेड स्टडी का यूज कहां होता है, तो यहां से थ्योरी क्रिएट होती है, थ्योरी क्रिएशन होता है यहाँ पे। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं एक्शन रिसर्च पे। यूजीसी का सबसे फेवरेट टाइप्स ऑफ रिसर्च एक्शन रिसर्च, ठीक है। इसमें थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए एक्शन रिसर्च क्या होता है। देखिए एक्शन रिसर्च का जो खोज है या फिर जो इसे देने वाले हैं उनका नाम है कर्ट लेविन। कर्ट लेविन ने 1944 में एक्शन रिसर्च के बारे में बताया है, ठीक है। कर्ट लेविन एक एमआईटी के प्रोफेसर रहे हैं। तो एक्शन रिसर्च का एम क्या होता है, बोला कि टू सिमिल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व एन इशू और इंप्रूव अ गिवन सिचुएशन। बोला कि किसी इशू को इन्वेस्टिगेट करना और सॉल्व करना, वो भी कैसे, सिमुल्टेनियसली, मतलब एक साथ चीजें के बारे में। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लोग पहले तो पता किए कि भाई प्रॉब्लम है क्या, और जैसे ही मुझे पता चले कि इसका प्रॉब्लम ये है, उसे क्या किया हम लोग, सॉल्व भी करेंगे एट अ टाइम, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिसर्च। बोला कि कंडक्ट रिसर्च एंड टेक एक्शन एट सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम। बोला कि अगर आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और उसी टाइम उसको क्या कर दे रहे हैं, उस पर एक्शन भी ले रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिसर्च। क्लियर हो गया एक्शन रिसर्च।
अब देखिए इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक्शन रिसर्च एक साइक्लिकल प्रोसेस है, हम लोग शुरू में भी बात की थी, रिसर्च जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो एक्शन रिसर्च कैसा है, ये भी एक साइक्लिकल प्रोसेस है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हो सकती है। एक सोसाइटी के अंदर एक प्रॉब्लम है, तो जैसे ही आप जाके एक सॉर्ट आउट करिएगा, उस प्रॉब्लम को खत्म करिएगा, एक नई प्रॉब्लम वहां जनरेट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कहीं गरीबी है, तो जैसे ही जाके आप वहां पे गरीबी को खत्म करने के लिए कुछ उपाय कर दिए, तो वहां के लोग आप डेवलप करने के लिए क्या बोलेंगे कि अब हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम लेके आइए। जैसे ही आप एजुकेशन सिस्टम को खत्म करते हैं, मतलब एजुकेट करते हैं लोगों को, तो वो बोलेंगे कि भाई एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की जाए, ठीक है। तो सोसाइटी क्या होती है, डेवलप होना चाहती है, मतलब कि प्रॉब्लम खत्म नहीं होते हैं, बल्कि नए नए प्रॉब्लम समय के अकॉर्डिंग आते रहते हैं। तो उन नए नए प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते चलते जाना क्या कहलाता है, एक्शन रिसर्च कहलाता है। इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, इसमें कुल 4 स्टेप्स लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले प्लान, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व और लास्ट में रिफ्लेक्ट, ठीक है। फिर ये चारों स्टेप्स के बाद में फिर कहां से स्टार्ट होता है, फिर से प्लान आएगा, फिर से प्लान के बाद एक्ट होगा, फिर ऑब्जर्व होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा और फिर से प्लानिंग होगी, ठीक है। तो ये साइकिल है जो कि चलते रहता है, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, फिर यहां से आके शुरू हो जाएगा प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं। इसको याद कैसे रहेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत बार, ठीक है। इनके चारों स्टेप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्शन रिसर्च क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम दिखाएंगे एक चीज और देखेंगे हम लोग, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को थोड़ा सा पीछे जाके देख लेंगे थोड़ी देर में, तो देखते हैं वहां पे। बात करें याद कैसे रहेगा, देखिए अगर मूवी में आप देखे होंगे कि एक्शन सीन आते हैं, ठीक है। तो जब एक्शन सीन आते हैं तो किसी का ऐसे हाथ पैर कट सकता है, तो अगर एक्शन हो गए तो कुछ ना कुछ कट जाते हैं, जो भी विलेन होते हैं उनको काट दिया जाता है, ऐसे कुछ करके आप सोच सकते हैं। तो इसमें क्या है, कट लेविन से है, ठीक है। एक चीज तो इसके जो देने वाले हैं थिंकर्स जो है वो आपको ऐसे रिलेट कर लेना है। उसके बाद एक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर का स्पेलिंग थोड़ा सा हम लोग बदल लेते हैं, PAOR कर लेते हैं, पावर, ठीक है। PAOR, पी से प्लान, एक्ट ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ठीक है। प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, ऐसे याद रख लेते हैं। पावर, एक्शन करने के लिए क्या चाहिए हमें, पावर चाहिए, तो प्लान एक्ट ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ऐसे करके चीजें आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा रिसर्च के कुछ टाइप्स। देखते हैं कुछ और भी टाइप्स बचे होंगे, तो चलिए देख लेते हैं यहां से एक डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च के बारे में। हालांकि इनको हम लोग अगले क्लास में भी जब हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को, तो वहां डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है डिडक्टिव रिसर्च और क्या होता है इंडक्टिव रिसर्च, ठीक है। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव, डिडक्टिव को हिंदी में बोलते हैं निगमनात्मक और इंडक्टिव को बोलते हैं हिंदी में आगमनात्मक रिसर्च, ठीक है। तो डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है कि यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। क्या होता है जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कि एक प्रिंसिपल है कि अगर पृथ्वी पर किसी भी वस्तु को हम लोग हवा में छोड़ दें तो वो नीचे की तरफ गिर जाती है। तो ये गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, एक प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं इसको, ये ग्रेविटी का नियम है, ग्रेविटी का सिद्धांत है। तो अब हम क्या किए कि इस सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, कैसे भारत में देखें तो अच्छा ठीक है यहां भी गिर रही है, हम क्या किए इसको उत्तरी ध्रुव पे लेके चले गए और वहां छोड़ रहे हैं तो वहां पे भी गिर रही। तो हम ये देखें अलग अलग जगहों पे जाके इन चीजों को टेस्ट कर रहे हैं और बताएं कि हाँ हर जगह क्या हो रही है कि हवा में वस्तु को छोड़ने पे भूमि की तरफ गिर जा रही है। तो ये हमारा क्या हुआ, जनरल प्रिंसिपल था, उसको अब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन किए, अलग अलग जगहों पे जाके ऑब्जर्वेशन किए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव, ठीक है। मतलब कि प्रिंसिपल आपके पास पहले से है और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन आप बाद में कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है इंडक्टिव रिसर्च, ये जो रिसर्च होता है डिडक्टिव, ये साइंस के अंदर होता है। अब होता है एक इंडक्टिव रिसर्च, इसमें क्या होता है कि हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं। जैसे हम क्या देख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई गांव है, ठीक है, एक विलेज है और वहां पे बाढ़ की समस्या है, तो वहां पे बाढ़ की समस्या है तो वो कैसे आ रही है और कैसे खत्म की जाए, यहां हम लोग देख लिए कि ऐसे ठीक हो गई। उसके बाद एक अलग गांव में भी बाढ़ की समस्या थी, वहां पे भी गए और कुछ अपनाए कि भाई बांध बना देना है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को सही से कर देना है और ऐसे ऐसे करके खत्म कर दिए। वहां पे भी बाढ़ की जो समस्या थी उसे सॉल्यूशन कर दिए। एक और गांव गए और वैसे ही उसी तरीके से यहाँ का भी सॉर्ट आउट किए। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक ये हम लोग क्या किए, अलग अलग जाकर ऑब्जर्वेशन किए और बोल सकते हैं लास्ट में कि इस तरीके से क्या की जा सकती है, बाढ़ की समस्या को खत्म की जा सकती है हर जगह से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल प्रिंसिपल,
ठीक है, कि अलग अलग जगह जाके किसी चीज को हम टेस्ट किए हैं और अगर अलग अलग जगहों पे एक ही कंक्लूजन उससे निकल के आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इन सभी जगहों के लिए क्या है, एक ये नियम है। ठीक है, सभी जगहों के लिए नियम समान है, तो एक जनरल हम लोग प्रिंसिपल दे पाते हैं, तो यही होता है इंडक्टिव। ठीक है, आगे चल के हम लोग कल भी पढ़ेंगे, जब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, मैक्सिमम कल ही हम लोग देखेंगे कि क्या होता है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक छोड़ देते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।